नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं पाकिस्तान में बैठी नई सरकार की। नई सरकार मतलब शहबाज शरीफ। लोकसभा तो नहीं उनकी बदली, लेकिन शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद इंटरनेशनली, चाहे वो अगर दुश्मन देश है तो बात अलग है, लेकिन अगर नॉर्मल या नॉर्मल से कुछ कम सिचुएशन है तो विश्व के बड़े लीडर्स, विश्व के बड़े देश उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने उनको ट्वीट किया। देखिए, याद रखिएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन उन्होंने फ़ोन से नहीं दी, उनसे वार्ता नहीं की, उन्होंने ट्वीट किया। और उनके ट्वीट के साथ-साथ ही उधर 2+2 की बैठक चल रही है यूएस की। यूएस में भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री और उनके विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, और उसके अलावा क्राइसिस को लेकर, इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर इधर भारत के प्रधानमंत्री और जो बाइडेन की बात चल रही है। तो फिर सीधी-सी बात है कि भई व्हाइट हाउस भी कुछ कहेगा पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री होने पर। तो व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने तो ये कहा कि भई पाकिस्तान को कांग्रेचुलेट करते हैं। उधर 2+2 की बैठक में भी ये कहा गया जो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा। भारत के प्रधानमंत्री ने एक बात बिल्कुल साफ कही। उन्होंने कहा, भई सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, और कहा कि आवश्यकता विकास की है और विकास करिए और टेररिज्म को खत्म करिए, इस पर बल दीजिए, इस टेररिज्म को खत्म करने का पूरा प्रयास करिए। अब भारत के प्रधानमंत्री ने तो सीधी-सी बात कही भई, क्योंकि हम लगातार विश्व के फोरमों पर भारत के प्रधानमंत्री लगातार उठाते आए हैं कि टेररिस्ट स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को खत्म करना चाहिए। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के मामले में जो राज्य भी उसमें दोषी हों, उन राज्यों पर सैंक्शन लगनी चाहिए। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, स्टेट डायरेक्ट हमला करते हैं, रशिया ने डायरेक्ट हमला किया, तमाम दुनिया के विश्व के कंट्री चिल्ला रहे हैं। लेकिन स्टेट स्पॉन्सर करके नॉन स्टेट एक्टर से अगर हमले करवाता है, तो उसको क्या कहेंगे? वो तो वैसे ही माना जाएगा ना। जैसे यूएनओ ने, जब पाकिस्तान ने ये कहा यूएनओ में कि साहब हमने कोई हमला नहीं किया, वो तो जम्मू कश्मीर के कबायली थे जिन्होंने हमला किया। लेकिन यूएनओ ने उस समय माना नहीं। उन्होंने कहा नहीं, ये पाकिस्तान था जिसने कबायलियों के भेष में हमला किया। देखिए, यानी कि ये बात सन 1948 में वो यूएनओ में हो चुकी है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है ये। हालाँकि बात वो आगे बढ़ी, तो आगे बढ़ते समय जो चर्चा हुई, उस चर्चा में ये हिस्सा किसका है, ये तय होना था। अधिनियम की प्रक्रिया तो पूरी थी, लीगली भारत साउंड था और लीगली भारत ने वो विजय भी किया। बस इतनी सी बात जो नेहरू जी ने गलती की, वो ये कही थी कि साहब हमने डिले इसलिए किया क्योंकि हम जम्मू कश्मीर में प्लेबिसाइड करवाना चाहते थे। अब कश्मीर में प्लेबिसाइड की बात तो उन्होंने की थी, उसमें जम्मू भी लगता था, उसमें लद्दाख भी लगता था और कश्मीर का वो छोटा-सा हिस्सा जिसमें डिस्प्यूट था, वो भी लगता था। और मज़े की बात ये है कि सवा 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर में से आज भी केवल 25,000 स्क्वायर किलोमीटर ही, जब हिंदुस्तान-पाकिस्तान दोनों का मिला लीजिए तब, लगभग 20 से 25,000 स्क्वायर किलोमीटर ही कश्मीर का हिस्सा बनता, बाकी 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का लद्दाख और जम्मू है। लेकिन भई कश्मीर में वो सब कुछ चल रहा था, शेख अब्दुल्ला उनके दोस्त थे और शेख अब्दुल्ला दोस्त होने की वजह से वो कश्मीर से आते थे, इसलिए वो ऊधम चल रहा था और नेहरू जी के दोस्त थे। तो उन्होंने कहा साहब कश्मीर में हम प्लेबिसाइड करवाना चाहते हैं, इसलिए। अब पाकिस्तान ने कबायलियों के वेश में हमला करके मोर देन 60% जम्मू कश्मीर की लैंड ऑक्युपाई कर ली थी और बाकी की जो बची वो हमारे पास बची थी क्योंकि सीज़ फायर हो गया था। ये मेन मुद्दा उस समय था। अब भारत ने अगर ये कह दिया कि भई टेररिज्म खत्म करना आपका काम है, टेररिज्म खत्म करिए, तो उस टेररिज्म से चिढ़े शहबाज शरीफ कहते क्या हैं? कहते हैं भई हम भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, भारत के साथ हम विकास करना चाहते हैं और भारत के साथ अच्छे संबंध तभी चलेंगे। देखिए, अब इसमें उन्होंने पीछे से कहा, जब कश्मीर का मुद्दा सॉल्व हो जाएगा। कश्मीर के मुद्दे में क्या वो लद्दाख और जम्मू भी कह रहे थे? फिर उन्होंने आर्टिकल 370 उठा दिया और 370 का एब्रोगेशन गलत हुआ, ऐसा उन्होंने कह दिया।
एब्रोगेशन 370 का गलत हुआ, यानी कि वो लद्दाख भी लपेट रहे हैं, जम्मू भी लपेट रहे हैं, वो गिलगिट बाल्टिस्तान भी उसमें लपेटना चाहते हैं, जबकि मामला केवल कश्मीर का है जो 25,000 स्क्वायर किलोमीटर है, उसमें से 5 से 7-8 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर उनके कब्जे में है, बाकी का हमारे पास है। और बाकी का जो बड़ा क्षेत्र है वो गिलगिट बाल्टिस्तान का उनके कब्जे में है, जो लद्दाख का हिस्सा है। तो अब उन्होंने छेड़ दिया कि साहब आर्टिकल 370 गलत तरीके से ये। अब मैं देखिए, संबंध तो अच्छे होने चाहिए, पाकिस्तान को सर्वाइव करना है तो हिंदुस्तान के बगैर नहीं कर सकता, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना, तो इस्लाम की एक अच्छी एक 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 जो मजबूरी है, जो डॉक्टर अंबेडकर कहते थे, वो मजबूरी कैसे वो उससे निजात पाएंगे? वो नरेंद्र मोदी तो है नहीं। मोदी जी की खास बात यह है कि वो परंपराओं को तोड़कर बाहर निकलते हैं और जो नया एक्सपेरिमेंटल होता है, जो प्रैक्टिकल होता है, उसको बाहर लेकर आते हैं। जैसे भारत में मैं आपको बताऊं कि गांधी जी को भाई राष्ट्रपिता बता दिया, राष्ट्रपिता घोषित कर दिया। अब भारत में लेकिन राष्ट्रपिता पर चर्चा होती है, उनकी अच्छाइयों और बुराइयों पर चर्चा होती है और खूब होती है, और भारत के व्यक्ति अपनी बात को कहने के लिए स्वतंत्र हैं, अपनी बात कहते हैं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि रिफॉर्म हिंदुओं में खास बात यह है कि अगर कहीं कुरीति आती है तो हिंदू रिफॉर्म करते हैं, और उस रिफॉर्म को हिंदू धीरे से पहले विरोध भी होता है लेकिन स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन इस्लाम मुसलमानों में एक खास बात है डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में, कि मुसलमान कुरीति को कुरीति न मानकर वो उसको सांप्रदायिक मानते हैं और ये मानकर चलते हैं कि रिफॉर्म उनकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो उसका विरोध कर देते हैं धर्म के नाम से, यानी कि संप्रदाय के नाम से, और संप्रदाय के नाम से उसका प्रोटेक्शन और करते हैं। तो कुरीति का प्रोटेक्शन करना पाकिस्तानी मुसलमानों का काम है, और हिंदू जो है वो स्वभावतः कुरीति को कुरीति मानकर उसमें सुधार करता, चाहे बाल विवाह हो, ये प्रथा वो प्रथा, दुनिया भर की हमने खत्म की। लेकिन मुसलमान ऐसा नहीं करता। हमने बहुविवाह को भी खत्म कर दिया, एक विवाह पर लाए, लेकिन वो बहुविवाह को खत्म नहीं कर पा रहे। तो फिर क्या है कि डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि वो उसको सुधारने से, अब बात यहाँ पर आती है कि 1500 साल पहले किसी व्यक्ति के नाम से कुछ भी कह दिया उलेमाओं ने, बोले बस अब पैगंबर मोहम्मद ऐसा कर गए, ये कर गए, वो कह गए, ऐसे थे, यहाँ बैठे थे, वहाँ उठे थे, वहाँ सोए थे, वहाँ हंसे थे, ऐसा कुछ भी उलेमाओं ने बोल दिया, वो आज भी उतना ही चरितार्थ है, उसमें कोई संशोधन वो नहीं चाहते, इसलिए समस्या उनके सामने है। अब मोहम्मद अली जिन्ना जब कायदे आजम घोषित हो गए, तो सवाल यहाँ पर आता है कि शहबाज शरीफ या कोई भी मुसलमान जो 1947 से लेकर अभी तक वहां का शासक बना, वो जिन्ना के तिलिस्म से बाहर आ पाएगा क्या? जब 1500 साल से एक तिलिस्म से बाहर नहीं आ पाए, कुरीति के नाम से मर रहे हैं, मार रहे हैं, उसको धर्म का नाम, कुरीतियों को धर्म का नाम दिए हुए हैं, मरना मरना स्वभाव बना लिया है, और उस स्वभाव की वजह से पूरे विश्व को तंग कर रहे हैं, तो क्या वही लोग जो 1500 साल से एक कुरीति को हटा नहीं पा रहे हैं, कुरीतियों को स्वीकार किए हुए हैं, क्या वो जिन्ना की जो फिलॉसफी वहां पर आ गई, जिन्ना ने उस समय जो सोचा, उससे निकलकर नया पाकिस्तान बना सकते हैं क्या? जिन्ना ने सोचा से मतलब मेरा यह है कि जिन्ना उस समय ये सोचकर उसने, जैसे मैंने बहुत बार कहा है, माउंटबेटन से वो कहते हैं कि आपने मुसलमानों से हिंदुस्तान लिया था, मुसलमानों को वापस करो, लेकिन ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो जिन्ना ने उनको सुझाव दे दिया, सुझाव ये दे दिया कि साहब हमें एक भूमि का टुकड़ा छोटा सा दे दीजिए कहीं से भी, हम हिंदुस्तान फतेह कर लेंगे, ऐसा विचार रहा होगा। तो जिन्ना ने वो टू नेशन थ्योरी ले आए, टू नेशन थ्योरी में पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान में मुसलमान फिर भी रोका गया, और ये जिन्ना की फिलॉसफी ये थी, वी विल ब्रेक हिंदुस्तान बाय 1000 ऑफ ब्लेड्स, ब्लेड की तरह 100 टुकड़े, 1000 टुकड़े हिंदुस्तान के कर देंगे। इसीलिए यहां कुछ लोग रोके गए जबरदस्ती, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया जो वो करना चाहते थे, इसलिए उसने हमला कर दिया कि भाई हम फतेह करना, क्योंकि उद्देश्य यही था कि हिंदुस्तान को फतेह कर लेंगे। पहले मुगलिया सल्तनत के टाइम पर जैसा चलता था कि भाई हमें जमीन दे दो, स्टेट स्पॉन्सर्ड पावर मिल जाए तो हम जीत लेंगे, और उसी पड़ोसी को जीत कर फिर से बना लेंगे। तो उसके दिमाग में ये रहा होगा कि हम हिंदुस्तान को फिर से जीत लेंगे, इसलिए उसने एक लैंड ले ली। लैंड लेने के बाद उसने सबसे पहला हमला अकारण ही 47 में कश्मीर पर कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको तो जीतना था हिंदुस्तान।
और हिंदुस्तान में नेहरू जी बैठे हुए थे और उधर माउंटबेटन उनका सपोर्ट ही कर रहा था। तो मोर देन 60% उसने कब्जा कर लिया था। वो अलग बात है कि नेहरू उसको वापस लेने की बजाय, क्योंकि राजा ने कहा भी था जम्मू कश्मीर के कि सेनाओं की कमांड हमको दे दो, हमको जम्मू कश्मीर मालूम, वापस ले लेंगे। लेकिन उस समय नेहरू ने उनके पत्रों को जवाब देते हुए ये कहा था कि नहीं, आप तो अधिमिलन कर चुके हैं, आपका काम खत्म हो चुका, आपका कोई रोल नहीं है। लेकिन सारी पावर वो शेख अब्दुल्ला में वही देखते हैं जो राजा के पास थी, क्योंकि शेख अब्दुल्ला उनके बचपन के मित्र थे। कुछ लोग तो बड़े गंभीर टाइप के आरोप भी लगाते हैं शेख अब्दुल्ला को लेकर। खैर, ये विषय ये है कि वो जो जिन्ना की पॉलिसी थी कि हिंदुस्तान को फतेह करना है, दारुल इस्लाम बनाना है, गजवाए हिंद यहाँ पर करना है, इसलिए उसको पाकिस्तान बनाना है, क्या उस मेथोलॉजी, उस मेंटालिटी से कोई भी सरकार बाहर आएगी? अगर कोई सरकार इस मेंटालिटी से बाहर नहीं आएगी, तो क्या हिंदुस्तान के साथ संबंध बहाल हो सकते हैं? क्या संबंधों की कोई कोई अच्छी पहल हो सकती है? क्योंकि जो सरकार वहां बैठती है, वो सरकार एक ही उद्देश्य लेकर चलती है। सबसे पहला बयान उसका हिंदुस्तान को लेकर आएगा और वो पहले बयान में ही वो जम्मू कश्मीर छेड़ देगा और कहेगा जम्मू कश्मीर का मसला। अब जम्मू कश्मीर का मसला क्या है? जम्मू कश्मीर के मसले में यूएनओ ने ये माना कि कबायलियों का हमला था और कबायली पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड थे। इसलिए इन्होंने कहा भी कि वो कबायली थे, लेकिन यूएनओ ने नहीं माना। यूएनओ ने कहा स्टेट स्पॉन्सर्ड थे, इसलिए राज्य ही से है पाकिस्तान ही है। तो ये कहा। बाद में यूएनसीआईपी में जो डिस्कशन हुआ उसमें 5 चिट्ठियां भारत सरकार ने लिखी। उसमें ये कहा गया कि भाई हम जो प्लीबिसाइड करवाना चाहते हैं, भारत ने कहा प्लीबिसाइड करवाना चाहते हैं। देखिए, याद रखिएगा, किसी रेजोल्यूशन का पार्ट नहीं है प्लीबिसाइड। प्लीबिसाइड भारत ने कहा कि हम अधिमिलन कर चुके हैं और आपको ये भी बता देंगे 562 रियासतों का अधिमिलन हो चुका था उसी अधिमिलन पत्र से, जिस अधिमिलन पत्र से जम्मू कश्मीर का अधिमिलन हुआ है। लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले में नेहरू ने ये बेवकूफ़ी उन्होंने दी और ये कहा कि हम प्लीबिसाइड एक बार फिर फर्दर लोगों की राय भी लेना चाहते थे। राजा ने तो अधिमिलन कर दिया है, तो लीगली तो हम बहुत साउंड थे, क्योंकि हम तो माउंटबेटन पॉलिसी का हिस्सा थे और हम तो इंटरनेशनल लॉज को फॉलो कर रहे थे कि अधिमिलन कैसे होगा। और हम कोई अब वो उसका विलय नहीं कर रहे थे, हम अधिमिलन कर रहे थे। यानी कि पहले से वो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था और कुछ पावर्स हमने स्वायत्तता की उसको दे रखी थी, यानी कि ब्रिटिश इंडिया ने दे रखी थी, उनका फिर से मिलन करके अधिमिलन, यानी कि और प्रगाढ़ संबंध बनाना और प्रगाढ़ता से उसको लाना। और हम भारत को एक यूनिट चूंकि बना रहे थे, इसलिए वो अलग यूनिट की तरह नहीं देखी जा सकती। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था। इसीलिए भारत का संविधान जब केंद्र का वहां गया तो राजा ने उस समय केंद्र का संविधान स्वीकार भी किया और ये भी उसमें उसी इंस्ट्रूमेंट में लिखा है कि इन केस ऑफ एनी conflict between the state laws and the constitution of India will supersede over the state laws। राज्य के जो कानून होंगे उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन वहां लागू होगा, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा। मैं, मेरे वंशज सब उसको मानेंगे और भारत के संविधान को हम यहाँ का संविधान बनाते हैं। फिर भी वो मैंने बहुत सारे लेक्चर्स दिए हैं जिनमें कहा कि वो संविधान कैसे बना। वो प्रक्रिया थी जो कई राज्यों में अपनाई गई, जम्मू कश्मीर में वो रह गई, बाकी के सबके मर्ज हो गए थे, जम्मू कश्मीर का संविधान रह गया था क्योंकि कई राज्यों में संविधान बनने थे। तो वो कभी दोबारा डिस्कस करेंगे या पुराने लेक्चर आप हमारे देखेंगे। मैंने बहुत सारे भाषण, लगभग 2000 भाषण 370 या जम्मू कश्मीर को दिए हैं। जब मैं जम्मू कश्मीर का काम देख रहा था संघ की तरफ से, तब जम्मू कश्मीर के 370 और उसका पूरा काम था, तो मैंने बहुत सारे लेक्चर पूरे संसार भर में दिए थे, सब पूरे वर्ल्ड ने उसको सुना होगा। क्या, तो उनको सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो अब ये जो राग है जो जम्मू कश्मीर का, ये शहबाज शरीफ ने भी छेड़ दिया। तो जब वो लीग से हट ही नहीं पा रहे हैं तो सोल्यूशन क्या निकलेगा? और सोल्यूशन यूएनओ बता चुका है। उन चिट्ठियों में जब चिट्ठियां आई तो उन चिट्ठियों में हमने कहा कि भाई प्लीबिसाइड हम करवाना चाहते थे, इसलिए डिले हुआ, हमें प्लीबिसाइड करवाने दिया जाए। उन्होंने कहा कि साहब पाकिस्तान अपनी सेनाएं पीछे, यूएन रेजोल्यूशन कहता है पाकिस्तान उस टेरिटरी को छोड़े, क्योंकि पाकिस्तान का लीगली कोई अधिकार नहीं। ये अधिमिलन तो भारत के साथ हो चुका है, भारत उस पर कुछ करना चाहता है, करे, ठीक है। फिर भारत जो है, भारत ने चिट्ठियां लिखी, कहा कि जो पाकिस्तान वहां से हटेगा तो किसके पास टेरिटरी होगी? तो उन्होंने कहा आपके पास होगी। हमने कहा उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्सेस किसकी? उन्होंने आपकी होंगी। उन्होंने कहा मिनिमम सेनाएं किसकी होंगी? तो उन्होंने कहा भारत की होंगी। हमने कहा कि प्लीबिसाइड का पूरा अधिकारी कौन होगा? बोले भारत होगा। पाकिस्तान का किसी प्रकार का कोई भी स्टेटमेंट, किसी प्रकार का फेवर नहीं किया उस यूएन
रेजोल्यूशन ने, जिस रेजोल्यूशन को पाकिस्तान हर रोज चिल्लाता है। हालांकि वो यूएन रेजोल्यूशन भी अब खत्म हो चुका है। जिस समय हमने इंदिरा पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 का, 1971 के युद्ध में शिमला समझौता हो गया। शिमला समझौते में ये इशू बायलेटरल हो गया और वहां से खत्म हो गया। तो यूएन के किसी भी रेजोल्यूशन का कोई मतलब नहीं रहता। ये बात यूएनओ के 3 सेक्रेटरी जनरल भी रिपीट कर चुके हैं और बाकायदा ऑफिशियली डिक्लेरेशन हुआ कि भाई भारत पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर को लेकर कोई भी डिस्प्यूट यहां पेंडिंग नहीं है, वो बायलेटरल है, भारत और पाकिस्तान करेंगे। ठीक है ना। तो शहबाज शरीफ को चाहिए ये कि जो आपने इलीगली कब्जा करके रखा वो वापस दें भारत को। लेकिन वो तो जिन्ना की लीक पर ही चलने वाले हैं। जिन्ना की लीक पर चलते चलते बर्बाद हो गए। और एक बात तो समझ लीजिए कि जिन लोगों को भी लगता है, चाहे देश के अंदर चाहे देश के बाहर, कि नहीं साहब हम भारत में आतंक मचा लेंगे, तो एक बात बिल्कुल कंफर्म है कि मुट्ठी भर मुसलमान आए थे, मुट्ठी भर आक्रांता आए थे, मुट्ठी भर अंग्रेज थे और पूरा देश आज़ादी का आंदोलन लड़ रहा था। लेकिन आसान नहीं था। अब देश में जो सरकारें अब बैठी हैं 2014 के बाद खास तौर से, उनके विरुद्ध आपकी आबादी अगर 95% भी हो जाती है, केवल 5% सरकार रहती है, तो भी सरकार सरकार होती है। ठीक है ना। सरकार बस बनी रहे, तो फिर आप उसको कैसे कर लेंगे। दूसरी बात, जिन आकाओं के दम पर हिंदुस्तान के अंदर के लोगों के मन में जो रहता है, कुछ कुछ लोगों के, वो सोचें कि वो अस्त्र शस्त्र लिए बॉर्डर पर पड़े हुए हैं और त्रैमाम बोल रहे थे इमरान खान, और शहबाज शरीफ भी अब मोदी के शरण में आना चाहते हैं, तो फिर कैसे होगा। तो ना ही अंदर के लोग ये सोच सकते हैं कुछ हो सकता है, ना ही उधर के बॉर्डर के उधर से कुछ सोच सकते हैं। एक ही काम हो सकता है कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर वापस आएगा, और वो भी आपने जो वहाबी सुन्नी वहां बसा दिए हैं दूसरे जगहों से लाकर, उनको बाहर करना पड़ेगा। वो जम्मू कश्मीर के हिस्से नहीं है। इसलिए हम आपकी आबादी को लेने वाले नहीं हैं। आप अपनी आबादी ले जाइए, हमारी टेरिटरी छोड़ दीजिए। जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट जम्मू कश्मीर के थे, गिलगिट बाल्टिस्तान के थे, उनको तो हम लेंगे, उनकी फिर वही एनआरसी करवाएंगे। खैर, पाकिस्तान का ये सलूशन नहीं निकल रहा। ये बात ज़रूर है कि यूएनओ में ये बात ज़रूर है कि जब 2+2 की बैठक चल रही थी, तो और व्हाइट हाउस ने भी जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि पाकिस्तान को टेररिज्म रोकना पड़ेगा। जो मोदी जी ने ट्वीट किया, सेम वही वही बात वहाँ व्हाइट हाउस से हुई कि भई आपको टेररिज्म रोकना पड़ेगा। एक सवाल के जवाब में ये भी वहाँ के प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने कहा, भई क्या फ़ोन पर बात करेंगे जो बाइडेन? तो देखिए, पाकिस्तान इतनी निर्लज्ज स्थिति में जा चुका कीड़े मकोड़ों की तरह कि अब जो बाइडेन जैसे लोग उनसे वार्ता नहीं करने वाले। आपको याद है 3.5 साल तक इमरान खान प्राइम मिनिस्टर रहे। जो बाइडेन के नए प्रधानमंत्री बनने राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन ने एक बार भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात नहीं करी। तो वो फिर टाल गई। उन्होंने कहा ये हम बता नहीं सकते, ये तो स्टेट नीति है, लेकिन हम चाहते हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म को रोक लगाए। यानी कि भारत की बात हूबहू इंडोर्स कर दी। उधर 2+2 की वार्ता में भी वहां के डिफेंस सेक्रेटरी ने यह कह दिया कि अगर इन केस ऑफ एनी कन्फ्लिक्ट बिटवीन द चाइना एंड इंडिया, तो फिर हम इंडिया का साथ देंगे। और अमेरिका की तो खास बात है, वो किसी को एवे नहीं साथ देते हैं। चाइना उनके लिए प्रॉब्लम है और उनको मालूम है चाइना को काउंटर केवल भारत कर सकता है, इसलिए वो भारत के साथ खड़े हुए हैं। जिस दिन चाइना काउंटर हो जाएगा, उस दिन उनको भारत की आवश्यकता नहीं है और वो फिर भारत के अगेंस्ट में जो उनका विचार है वो अपना करना शुरू कर। लेकिन आज उनको मालूम है कि चाइना को काउंटर करने के लिए सिर्फ भारत उनका पार्टनर हो सकता है, इसलिए भारत की आवश्यकता अमेरिका नहीं हो सकता, अमेरिका की आवश्यकता भारत है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री ने ये बात अच्छे से जज कर ली है। इसीलिए वो जो भी ऊपर से स्टेटमेंट उनके आते हैं, दलीप सिंह कह गए कुछ और रशियन ऑयल मत खरीदिए, उनसे संबंध छोड़ दीजिए, क्रिटिसाइज करिए, भारत कुछ नहीं सुनता। वो जानता है कि हम अपनी जगह पर, हमारी विदेश नीति बिल्कुल कन्फर्म है, हम अपनी जगह पर बिल्कुल कन्फर्म है। इसलिए हम पर कोई, हमारी स्वतंत्र विदेश नीति पर कोई प्रहार नहीं कर सकता, कोई कह नहीं सकता ये करो या ना करो। इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान अगर जब तक ये जिन्ना के उसूलों को नहीं छोड़ेगा, जिन्ना की ये बेवकूफ़ियाँ, जिन्ना की वो अतिवादिता, जिन्ना की वो इस्लामिक कॉन्सेप्ट के भारत को फ़तेह कर लेगा, ये जब तक उनके मस्तिष्क में रहेगा, उस लीक से नहीं हटते, तब तक कोई सलूशन नहीं निकलने वाला। शहबाज वो शरीफ हो जाए चाहे महाशरीफ हो,
कोई सॉल्यूशन नहीं निकल वाला और आप शरीफ हो नहीं सकते क्योंकि आप जिन्ना की औलादें हैं और जिन्ना के उस पर चलने वाले हैं। इसलिए सिर्फ़ एक सॉल्यूशन भारत कह रहा है कि टेररिज़्म को ख़त्म करो, तो भैया ख़त्म करो, इससे ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। अगर भारत के साथ कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो कुछ आप भारत की मदद लेना चाहते हैं, तो फिर टेररिज़्म पर पहला प्रहार आपको करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।